Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, we are going to discuss a very important judgment of Honorable Supreme Court. This judgment is of 2023. The name is Revena Sidappa versus Malika Arjun. और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन दी है ऑन इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. आउटकम है लैंडमार्क जजमेंट ऑन इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस. सो इसमें जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के दौरान पैदा होते हैं उनके इनहेरिटेंस राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रोटेक्ट किया है. बैकग्राउंड समझते हैं. डिस्प्यूट रिवॉल्व अराउंड इनहेरिटेंस क्लेम्स ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस. अब illegitimate चिल्ड्रन को हमें यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस in order to understand that we must understand what are void marriages and voidable marriages. हिंदू मैरिज एक्ट में तीन तरीके की मैरिजेस की बात की है कि वैलिड मैरिज क्या होती है, वॉइड मैरिज क्या होती है और वॉइडेबल मैरिज क्या होती है. अब वैलिड मैरिज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो उसको कवर करता है कि कौन से असेंशियल्स होने चाहिए. अगर वो सब उसमें प्रेजेंट है तो दैट मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज. उसी तरह वॉइड मैरिज इज डिफाइंड एंड वॉइडेबल मैरिज इज डिफाइंड. बट वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में भी एक चीज कॉमन है, दैट इज सेरेमनीज. कि कम से कम मैरिज परफॉर्म होनी जरूरी है. टेक्निकलिटी पे दैट मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड और वॉइडेबल, बट द मैरिज सेरेमनीज मस्ट बी परफॉर्म्ड. अब वो जो भी दो पार्टीज हैं उनमें से किसी भी एक पार्टी के जो भी रिचुअल्स हैं उसके तरह से या ट्रेडिशन जो भी है उसके तरह से अगर आपने सेरेमनीज परफॉर्म की है, शादी की है, तो वो एक मैरिज है. बट इट विल बी वॉइड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस एंड वॉइडेबल बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. मगर कम से कम मैरिज परफॉर्म होनी जरूरी है. अब ड्यूरिंग दैट मैरिज, ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ दैट वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज जो है उसके दौरान इफ अ चाइल्ड इज बोर्न, देन दैट चाइल्ड विल बी डीम्ड टू बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड. राइट. देखिए वैलिड मैरिज से जो भी children are born, all the children which are born out of valid marriage, they are legitimate, right? They don't need to be declared as legitimate, they are legitimate children. बट वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस के टाइम पर अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सेक्शन 16 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है. इट मेक्स इट लेजिटिमेट, सो दे आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट. अदरवाइज आप उनको इलेजिटिमेट कहते हो बिकॉज दे आर बोर्न नॉट आउट ऑफ अ वैलिड मैरिज. बट सेक्शन 16 प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स एंड सेज दैट दे विल बी डीम्ड टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड. अब सवाल यह है कि इन जो ये बच्चे हैं विच आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट नाउ, उनकी इनहेरिटेंस क्लेम्स किस एक्सटेंट तक हो सकती हैं. और सेक्शन 16 उसमें बोलता भी है, इफ यू रीड सेक्शन 16 तो यू विल सी दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट दोज चिल्ड्रन विच आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट एंड दे आर बोर्न ड्यूरिंग देयर वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस ऑफ देयर पेरेंट्स, दे विल हैव some right in their parents' property only. The primary contention was whether such children could inherit their father's property. तो ये एक हमेशा से इशू रहता था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें वो बच्चों को राइट है कि नहीं है. सेक्शन 16 ने उनको लेजिटिमेट तो कर दिया है, बट व्हाट अबाउट देयर इनहेरिटेंस राइट्स, व्हाट अबाउट देयर राइट ऑफ पार्टीशन. उनके फादर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना राइट है उनका. लीगल कॉन्टेक्स्ट देखे, हिस्टोरिकली इलेजिटिमेट चिल्ड्रन वर नॉट ग्रांटेड इनहेरिटेंस राइट्स अंडर हिंदू ट्रेडिशनल लॉ. तो नहीं मिलता था. जो पुरानी अगर ट्रेडिशनल लॉ है उसमें देखें तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट. इनफैक्ट वो जो है वो इलेजिटिमेट ही रहते थे. अगर वो वॉइड मैरिज के टाइम पे हुए हैं, वॉइडेबल मैरिज के टाइम पे हुए हैं, तो पहले इतना डिमार्केशन नहीं था. बट नाउ जो हिंदू मैरिज एक्ट है इट हैज प्रोटेक्टेड द राइट्स एंड उनको वो डीम टू बी लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है. The case arose to address inequality and interpret rights under Hindu Succession Act. So ये पर्टिकुलर केस है रेवना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन का. इसमें इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन इन द एक्ट एंड विच नीड्स लीगल इंटरप्रिटेशन, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट डिड. जो लीगल इश्यूज थे कोर्ट ने फ्रेम किए. पहला, डू इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैव इनहेरिटेंस राइट्स अंडर हिंदू लॉ. Second, can such children claim rights in ancestral property or only self-acquired property? किसी भी आप इंसान के देखेंगे तो दो तरीके से वो प्रॉपर्टीज को उसके पास होती हैं जनरली. या तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो उसने अपनी खुद की मेहनत करके बनाई होती है उनको सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं. और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उनको अपने जो फादर हो गए, फोर फादर्स हो गए, उनसे इनहेरिट करके मिलती है.
अब सेक्शन 16 कहीं ना कहीं ये तो प्रोवाइड कर ही रहा था कि जो भी पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है यानी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसमें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन विच आर नाउ डीम्ड टू बी लेजिटिमेट वो अपना राइट मांग सकते हैं। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसमें उनको कोई भी राइट नहीं मिलता था। तो जो फादर है उनकी अगर खुद की कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई अगर उन्होंने वॉइड मैरिज की है या वॉइडेबल मैरिज की है तो उससे अगर इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न सो दैट चाइल्ड कैन आस्क फॉर हिज शेयर और हर शेयर इन द फादर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ओनली। बट अगर फादर अपने फादर से कुछ इनहेरिट कर रहा था तो उसमें उसको कोई राइट नहीं मिलता था, वो सिर्फ उन बच्चों को रहता था विच वर बोर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज। सो ये एक इशू सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया कि उसमें जो अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा कि सेल्फ अक्वायर्ड में ही राइट रहने वाला है ऑफ द चिल्ड्रन विच आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट, राइट। अब मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आपको एक चीज समझनी है कि ओनली दोज चिल्ड्रन विच आर बोर्न आउट ऑफ अ वॉइड मैरिज विल बी कंसिडर्ड डीम्ड टू बी लेजिटिमेट। लेकिन अगर जो बच्चों ऐसी शादियों से पैदा हुए हैं ऐसी रिलेशनशिप्स से पैदा हुए हैं वेयर द मैरिजेस वर नेवर परफॉर्म्ड सो दे आर नॉट डीम्ड टू बी लेजिटिमेट। So if a child is born out of wedlock, that is no void marriage or voidable marriage ever happened. So in that situation, Section 16 will not protect the right of that child and will not make him deemed to be legitimate. Deemed to be legitimate वही होंगे which are at least born out of void marriage or voidable marriage according to Hindu Marriage Act. सो आपके पेरेंट्स के बीच में एटलीस्ट मैरिटल जो सेरेमनीज हैं शादी की वो हुई हो, सात फेरे या जो भी आप जिस भी कल्चर से हैं, जो भी आपका ट्रेडिशन है, जैसे भी वहां शादी होती है, अगर वैसे शादी एटलीस्ट हुई है देन सेक्शन 16 विल मेक यू अ लेजिटिमेट चाइल्ड एंड देन यू कैन हैव राइट ओवर द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। अब सवाल कोर्ट के सामने ये था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड विच वॉज क्लियरली सुप्रीम कोर्ट addressed in this particular judgment and has given a clear cut interpretation to us। जो रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस है, एक तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 जो है कोर्ट ने डिस्कस किया है, दैट इज लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। एंड सेकंड इज हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न्स इनहेरिटेंस राइट्स। तो इन दोनों को कोर्ट ने ऑफ कोर्स सक्सेशन एक्ट कंप्लीटली कोर्ट ने कवर किया है। सेक्शन 16(3) जो है वो यही बताता है कि जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा हुए हैं दे विल बी डीम्ड टू बी लेजिटिमेट एंड दे विल हैव राइट इन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। बट वो हमेशा से उसकी इंटरप्रिटेशन रहती थी कि वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ही ले सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनके पास कोई राइट नहीं है। Now, this judgment gave this illegitimate children are entitled to inherit both self-acquired and ancestral properties of parents. So ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां उन्होंने बोला कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें तो उनके पास राइट है और उसको उन्होंने दोबारा से रीइंट्रेट किया कि they will have the right in self-acquired property, but the question is whether they will have right in the ancestral property or not। तो यहां पर कोर्ट ने बोला दे विल हैव राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज वेल, बट ऐसा नहीं है कि उनको कोपार्टनर बना दिया गया है, दे आर नॉट कोपार्टनर्स। तो वो जाकर अपने जो भी दादा होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके पास जाकर दे के नॉट आस्क फॉर पार्टीशन एज अ मैटर ऑफ राइट। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि जो फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगी उसमें आपके पास राइट है। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहीं नहीं कहा है कि आपके पास अब इनहेरिटेंस की राइट है और आप जाके पार्टीशन मांग सकते हैं एंड नाउ यू हैव बिकम अ कोपार्टनर। अ कोपार्टनर विल बी दैट चाइल्ड विच इज बोर्न आउट ऑफ अ वैलिड मैरिज। Void marriages or voidable marriages से if a child is born, that child will not become co-partner and will not have as a matter of right to ask for partition. That right will not be given to such a child। तो वो आपको नहीं मिलेगी। बट यस, अगर पार्टीशन हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसके फादर का शेयर उसके फादर को मिल जाता है, देन नाउ दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड कैन आस्क फॉर पार्टीशन इन दैट पर्टिकुलर शेयर। बट वो जाकर अपने जो भी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसमें जाके वो पार्टीशन नहीं मांग सकता एज अ मैटर ऑफ राइट कि अब मुझे रेवेना से दप्पा के जजमेंट के बाद राइट मिल गया है। नो, यू कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन, बट इफ द पार्टीशन इज डन एंड योर फादर हैज रिसीव्ड हिज शेयर और या उनका जो शेयर है वो अलग कर दिया गया है, देन इन दैट शेयर यू कैन आस्क फॉर योर शेयर। तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है ना। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी फादर की उसमें तो वो राइट थी ही, बट अब जो फादर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल रही है आफ्टर द पार्टीशन इज डन, इन दैट पर्टिकुलर शेयर ऑल्सो दैट चाइल्ड विल हैव इनहेरिटेंस राइट।
सो इट एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर 16(3). तो अब जो 16(3) में प्रॉपर्टी का जो वर्ड था कि प्रॉपर्टी में राइट मिल सकती है पेरेंट्स की, कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया और बोला कि इट विल नॉट ओनली इंक्लूड द सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड द शेयर ऑफ फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. सो वंस ही गेट्स द शेयर, देन द चाइल्ड विल कैन आस्क फॉर हिज शेयर इन दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इस जजमेंट से पहले वो नहीं था. इस जजमेंट से पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है विच आर डीम्ड टू बी लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 16 had no right to ask for partition. नहीं मिलता था. But after this judgment, they can if the partition has happened. But you understand that they don't have right of partition. वो जाके partition मांग नहीं सकते हैं कि भाई बंटवारा कर दो. वो नहीं कर सकते. This judgment overruled earlier judgments restricting inheritance rights to self-acquired property only. So अभी जो situation है वो यही है कि self-acquired property में तो right है ही. जो आपकी ancestral property है आपके फादर की, उसमें जब फादर को ancestral property में अपना हिस्सा मिल जाएगा तो उसमें से आप अपना हिस्सा मांग सकते हो. सिग्निफिकेंस: बैलेंस सोसाइटल नॉर्म्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. सो कोर्ट ने बोला कि इट्स अ वेरी लाइक द सोसाइटी हैज चेंज्ड और प्रोग्रेसिव स्टेप है कि टेक्निकलिटी के ग्राउंड पर द मैरिज इज वॉइड, राइट. ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शादी नहीं की थी, द सेरेमनीज वो परफॉर्म्ड, एवरीथिंग वाज डन करेक्टली, बट हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और उस वजह से जो शादी है वो वॉइड है. तो वी ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन. तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. टेक्निकलिटी पे उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो कोर्ट ने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा अगर हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करेंगे. सो इट बैलेंस्ड द सोसाइटल नॉर्म्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. प्रोवाइडेड क्लैरिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड मैरिजेस. तो पहले जो बच्चे वॉइड मैरिजेस से पैदा होते थे तो उनकी राइट्स, उनके पास प्रॉपर्टी की कोई ज्यादा राइट्स होती नहीं थी. सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो ले सकते थे और उसमें भी उनको बहुत इश्यूज झेलने पड़ते थे कोर्ट में भी एंड अदरवाइज इन द सोसाइटी ऑल्सो. बट कोर्ट रिकग्नाइज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट देम बिकॉज देयर द मैरिज ऑफ दोज parents are declared void on technical grounds, right. उसमें the children should not be suffered. उनका fault नहीं है because they are innocent, they are not the ones who are at fault, so then why should we punish them? And court understood this और इसमें उन्होंने interpretation दिया that you will also have right in the ancestral property, but कोर्ट ने यहाँ पे ये भी क्लियर किया कि आप को पार्टनर नहीं है. So court held that you have right in the ancestral property, but only the legitimate child which is born out of a valid marriage will be a co-partner under the law, not you. So the illegitimate children which are deemed to be legitimate will have right in the ancestral property, but they will not be co-partners. Ensured equal inheritance rights for children born from void marriages. So yes, of course, this is the very major impact of this judgment. रीइंफोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. तो कोर्ट ने एक्चुअली यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं जो विच आर फॉर एवरी सिटीजन उसको प्रोटेक्ट किया है. और कोर्ट ने समझा और ये रिकग्नाइज किया कि भाई ये एक बहुत ही पेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है, इट्स ऑन द फेस ऑफ इट, और उसको कोर्ट ने करेक्ट किया और ये इंटरप्रिटेशन दी. Significance: progressive interpretation of personal laws to uphold justice and equality, strengthen the judiciary's role in addressing societal inequalities. So ये कोर्ट ने किया और I want to share something here कि कोर्ट could do this because of the codification, I believe, of the Hindu Succession Act and Hindu Marriage Act, और जहाँ पर जो legal provisions हैं उसको कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट किया. जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की. ये समझा कि देयर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, देयर आर चिल्ड्रन हुज राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड एंड ऑल्सो द लॉ इज नॉट प्रोटेक्टिंग एंड देयर इज दिस वैक्यूम इन द लॉ. कोर्ट रिकग्नाइज दैट वैक्यूम एंड क्लैरिफाइड इट फॉर अस. और उन्होंने ये एक बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन दी है. होपफुली दिस विल help those children because it's not their fault and they are facing so many financial problems and already they face so much discrimination in the society. Hopefully this particular judgment will make their life better, at least financially. So that is what was discussed in Revena Siddappa versus Mallikarjun by the Honorable Supreme Court. ये judgment बहुत important है. आपको नाम भी इसका याद रखना है, आपके preliminary examination में आ सकता है. And as a society also we should be aware about these changing laws, right? So thank you so much for watching.